लिटकेन आर्ट और कल्चर वर्क्स प्रस्तुत करते हैं कहानी घुंघरू। लेखक और प्रस्तुतकर्ता योगेश कानवा। आज न जाने क्या हुआ था, मुझे वापस आ रहा था लेकिन लग रहा था कि कुछ न कुछ पीछे छूट गया है। मैं जब गया था तो सोचा भी न था कि इस प्रकार से इतनी बड़ी सौगात के साथ लौटूंगा। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था लेकिन विचारों में अभी भी वहीं रंगपुर का घुंघरू बैठा था। घुंघरू एक नौजवान जो अपने फन का उस्ताद है, अपने ही धुन में रहता है, कोई लाग लपेट नहीं। जो कहता है वो सीधे सपाट तरीके से कह देता है। एक बार तो उसका नाम सुनकर ही लगता है, भला ये कैसा नाम है घुंघरू? घुंघरू तो पैरों में बंधता है और पैरों में बंधकर ही वो अपना अस्तित्व बताता है। फिर भला एक आदमी का नाम घुंघरू थोड़ा अजीब लगता है। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मैं बढ़ता जा रहा था एक अनजानी सी डगर की ओर। अनजान जगहों पर जाना, अनजान लोगों से मिलना और उन्हीं में घुल मिल जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आसानी से उन्हीं लोगों जैसा लगने लग जाता हूं। अगर किसी की संस्कृति को करीब से जानना है तो बिना उनके खान पान में शरीक हुए उनके असली स्वाद को नहीं जान सकते हैं। भला 5 सितारा होटलों के सेफ को अगर आप गुलियानी या ठेठ देहाती खाने की बात कहेंगे तो उसके लिए वो स्वाद दे पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। वो स्वाद तो आपको मिलेगा उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं के तरीके से बैठना, उन्हीं के तरीके से खाना, रहना, सब कुछ। और ये सब तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं अपनी धुन का पक्का आज अपने साथ घुंघरू की यादों का मेला लेकर चल रहा था। मैं अकेला नहीं चल रहा था। धीरे धीरे यादें मुझ पर छाने लगी। बीकानेर से कोई 150 किलोमीटर दूर रेत के धोरों में एक छोटा सा गांव रंगपुर। नाम से ही लगता है कि गांव कोई अपनी खूबी जरूर लिए है। अपनी गाड़ी में बैठ मैं सोच ही रहा था कि इस गांव में रुकूं या आगे बढ़ जाऊं। इसी अनिर्णय की स्थिति में अपनी गाड़ी रोक एक चाय की दुकान पर मैं रुक गया। चाय की दुकान क्या थी, बस एक छोटी सी टपरी थी। घास फूस का एक छोटा सा छप्पर जिसके एक कोने में चूल्हा और पास ही झाड़ियों की सूखी टहनियां और कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। वहीं पर चूल्हा फूंक रहा था वो चाय वाला। अचानक ही आकर रुकी लंबी सी गाड़ी और शहरी बाबू को देख वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हुकुम पधारो सा। कहीं आपने स्पेशल चाय ले रहा हूं सा। आप अठे माचा ऊपर बिराजो। मैं पूरी तरह से उसकी बोली नहीं समझ पा रहा था, फिर भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया था कि वो मुझे उस चारपाई पर बैठने के लिए कह रहा था। मैं धीरे से उस टूटी सी चारपाई पर बैठ गया। वो बड़े ही अदब से फिर बोला, कहीं सा आप बताए नहीं चाय लेना हूं सा। बीकानेरी भुजिया और बिस्कुट भी है सा। आप कहीं ले हो सा। एक चाय बिल्कुल कम चीनी वाली लेकर आओ। कहीं सा थोड़ी सी बीकानेरी भुजिया भी लेना आई जाऊं सा आपरे वास्ते। भोसरी है सा। आप हुक्म हो तो लेना आई जाऊं। मैं कुछ नहीं बोला, बस हूं ही बोला। शायद वो समझ गया था कि मैं उसकी बोली पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए वो चुपचाप गया। एक गिलास में चाय और एक अखबार के टुकड़े पर थोड़ी सी बीकानेरी नमकीन लेकर आ गया। मैंने चाय की पहली घूंट ली तो लगा एक अलग ही स्वाद था उस चाय में। लगा जैसे चूल्हे का धुआं भी उसी चाय में घुल गया था। पहली बार तो इस अजीब से स्वाद से जायका ही बिगड़ा सा लगा, लेकिन बीकानेरी भुजिया के साथ धीरे धीरे उसका स्वाद बेहद अच्छा लगने लगा। बैठे बैठे चाय कब खत्म हो गई थी मुझे नहीं मालूम पड़ा।
बस यूं ही मैं सोच ही रहा था कि अचानक ही 20-22 वर्ष का एक व्यक्ति वहां पर आया। ठेठ देहाती लिबास, ऊंची ऊंची धोती, कुर्ता, कानों में मुर्कियां और मूंछों पर मरोड़, पैरों में भी औरतों की तरह चांदी का कड़ा, लेकिन एक ही पैर में था। वो बोला, अरे चाय लेना आओ सा, चाय। उड़ी पियौनी। अरे अतरी देर लगाओ तो ग्राहक भाग जासी। काई साथ है भी बूढ़ा हो गया, काकी सारे नीड़े जानने बैठो और कई करो थे। अरे डबो डबो लेन आओ ना। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की, वो चाय वाला मेरी ओर देखकर बोला, बाबू सा, एक चाय और लेना हो आपने? हाँ हाँ, मैं जानना चाहता था वहां के रंग, वहां की लोकाचार, वहां के लोगों के बारे में जानना है तो बैठना ही पड़ेगा। तभी चाय वाला चाय लेकर आ गया। बाबू साहब, मने ठानी आप कठे पधार्या हो, पण ओ बैठ्यो है नी घुंगरू, मारे अठे 20 गांव में एरी जोड़रो कोई कलाकार नहीं सा, पण घणो एबलो सा। जदा मन करे आप ही नाचने लग जावे, और मन नहीं करे तो आप लाख रुपया दो के मारी जो कला है नी बिकाऊ सारी नहीं है। मैं थोड़ी समझने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचने लगा कि ये व्यक्ति जरूर कोई स्वाभिमानी है। कलाकार में जब तक आत्म स्वाभिमान जिंदा नहीं रहता, वो आला दर्जे का कलाकार नहीं बन सकता है। मैं सोच ही रहा था कि चाय वाला फिर बोला, बाबू साहब, आप ही हम जाओ नहीं भला मनख ने। मुझे तो उसकी पूरी भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि आज मेरी मुलाकात किस्मत से एक कलाकार से हुई है। कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, चित्रकार, कोई भी हो, निश्चय ही संवेदनशील होते हैं। जब भी उनकी संवेदनाएं आहत होती हैं, वो नवसृजन करते हैं। लोग उन्हें मूडी, पागल, जुनूनी, न जाने क्या क्या कहते हैं, पर वे अपनी धुन के पक्के होते हैं। मैंने न जाने किस भाव से प्रेरित हो उस व्यक्ति से पूछ लिया, तुम्हारा नाम घुंगरू है? हाँ सा, है तो घुंगरू ही, बाजने सारू काम है नहीं सा इन जिंदगानी में, और यूं बाजता रहूं सा मैं तो। ये नाम किसने रखा है तुम्हारा? वो तो मैंने ठानी सा, पर नाम रे सगई मारी तकदीर जुड़ गई। मुझ लाडला कई बरसा से इन्हीं भांत बाज रही हूं। मैं उसके बोले शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास कर रहा था। वो भी शायद मेरे बारे में जानने को उत्सुक था। आप कटे से पधारे हो सर? मैं जयपुर से आया हूं। जयपुर? एक लेखक हूं, और मुझे नए लोगों, नई कला, संस्कृति और कलाकारों से मिलने का शौक है। हाँ सा, जयपुर तो घणो बड़ो सा। मैं थोड़ी बहुत हिंदी भी जानू सा, पर जानू थोड़ी सी। अच्छा। हाँ। मुझे इस इलाके के बारे में कुछ बताओगे? आप कतरा दिन रू कोट? अब ये तो पता नहीं, 1 दिन, 2 दिन या फिर 10-12 दिन। अच्छा लगेगा वैसे ही अपना प्लान बनाऊंगा। तो ऐसा करते हैं साहब, हाँ, कि मैं आपको सबसे पहले केर, सांगरी और काचरी की सब्जी मेरे घर पर खिलवाता हूँ आपको। बंसरी है ना साहब, बहुत ही अच्छा खाना बनाती। मैं समझ गया था कि इसकी पत्नी का नाम बंसरी है। कैसा अजब संयोग है, ये खुद घुंगरू और पत्नी बंसरी। अच्छा ये बताओ, तुम कलाकार हो, क्या करते क्या हो? गाते हो या बजाते हो? साहब, मैं न तो गाऊं और न बजाऊं, मैं तो नाचू सा। आप भवईरो नाम सुनियो? भवई, मैं भवई नाच करूं। अच्छा। वो धीरे धीरे अपने बारे में बताता रहा। मैं शांत भाव से सुनता रहा। तभी वो अचानक ही बोला, साहब ये छोटा सा गांव है, आप कहाँ रुकोगे? होटल नहीं है, धर्मशाला नहीं है। आप एक काम करो साहब, आप मेरे साथ चलो। 2 झोंपड़े हैं मेरे। एक झोंपड़ा बापू के चले जाने के बाद खाली पड़ा, और एक झोंपड़े में मैं और बंसरी सो जाएंगे। चलो साहब, जो भी मेरे से सेवा होगी करूंगा आपकी। मैं उसकी इस आत्मीयता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। एकदम अनजान परदेसी को भी इस तरह से कोई अपना बनाना इन लोगों से सीखे। वो मेरा बैग उठाए आगे आगे चलने लगा। गाड़ी के जाने लायक जगह नहीं थी, इसलिए गाड़ी वहीं चाय वाले के पास ही छोड़ दी थी।
घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। अरे बंसरी कट्ठे गई। हाँ सा, आऊं सा। अरे की कह रहे हो? अरे दे घना मूंगा मेहमान न लेना आया हूँ। जयपुर से घूमन खातिर आया जयपुर से। अच्छा? और मुंह साहब ने ढाणी दिखाऊं। और तू केर सांगरी ने काचरी रो साग रांध ले। ठीक है सा। और बैग एक झोंपू में रख मुझे अपनी ढाणी खेत और रेत के धोरे दिखाने चल पड़ा। शाम हो गई थी। यूं ही घूमते घूमते कुछ थकान भी हो गई थी, सो हम दोनों वापस उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उसने खाना लगवाया। चारपाई पर बैठ थाली में चूल्हे पर कड़ेली में बनी मोटी रोटी जो घी से भरी थी, केर सांगरी की सब्जी और साथ में राजस्थानी कढ़ी। मैं सोचने लगा, कितने जीवंत हैं ये लोग। कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, बस एक अनजान आदमी पर इतना विश्वास, उसके लिए इतना सब कुछ करना, शायद इन्हीं के वश में है। दूर शहर में तो बगल वाले पड़ोसी को भी हम ठीक से नहीं जानते हैं। वो मर रहा है कि जी रहा है, हमें कोई सरोकार नहीं। बस एक अंधी दौड़ में हम भागे जा रहे हैं। और एक तरफ ये लोग हैं, नस्ल ढकने को कोई पक्की छत, न कोई भौतिक संसाधन, लेकिन फिर भी कितने सुकून की जिंदगी है इनकी। तभी एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। सुनो जी, ऐसा अब तो कि खाई नहीं रहा, मने लागे इन्ने भाई नहीं रियो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। धीरे से पहला कोर तोड़ा और मुंह में डाला तो एक अद्भुत स्वाद जो मैंने पहले कभी नहीं चखा था, वाकई लाजवाब। उसकी पत्नी धीरे से घुंघरू से बोली, की और बनाऊं कहीं? इन साहब ने भा नहीं रियो लागे। अरे नहीं भाई, इतना अच्छा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया है। बस मैं यही सोच रहा था, एक अनजान के लिए आप लोगों के मन में इतना प्रेम। और मैंने पूरा खाना बड़े ही चाव से खाया। जब तक खाया वो दोनों वहीं खड़े रहे। मैंने कई बार बोला कि वे दोनों भी खा लें, तो बस एक ही बात बोलते, नहीं साहब, आप मेहमान हैं, आप पहले खा लो। मेहमान भगवान वे, और साहब भगवान सबके घर नहीं आवे। वे बस यूं ही बातें करते रहे। रात में घुंघरू वापस आकर कहने लगा, साहब शेर जी तो आराम तो नहीं मिली है। गांव छोटो सो है और इंजाम मैं कर नहीं सकूं, पर काल बीकानेर चाला आप, है ना? बीकानेर रो कैमल फेस्टिवल देखने वास्ते काल आपने बटई लेने चालू। अच्छा, और बटई मारो नाच भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है। अगले दिन हम मेरी गाड़ी में बैठ बीकानेर चले गए केमल फेस्टिवल देखने। सजे धजे ऊंट, रंग बिरंगे परिधानों में देशी विदेशी लोग, पगड़ी प्रतियोगिता और भी न जाने क्या क्या। लेकिन मेरा मन तो केवल घुंघरू का नाच देखने को ही हो रहा था। और फिर रात आई। रेत के धोरों में दूर दूर तक फैले सन्नाटों के बीच अचानक ही एक मीठी सी तान सुनाई दी। ये तान एक धोरे से आ रही थी। चलिए साहब, अब घुंघरू का नाचने का टाइम हो गया। अब ये खंजरी की तान शुरू हो गई है। साहब ये खंजरी है ना, इतना मीठा गाती है कि मेरे तो पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। अच्छा, पता नहीं भगवान ने इसको क्या जादू सिखाया है कि ये गाती है और मैं थिरकने लगता हूं। और वो मुझे एक जगह बिठाकर चला गया। वो मीठी सी तान सुनाई देती रही। अचानक ही घुंघरू ड्रेसअप होकर तंबू से बाहर आया और खंजरी की तान पर नाचना शुरू कर दिया। खंजरी के कंठ से निकलते सुर और घुंघरू के पैरों की लय मानो किसी स्वर्गिक लोक की रचना कर रहे हों। देर रात तक वे नाचते रहे और फिर थोड़ी ही देर में घुंघरू के किसी औरत से उलझने की आवाज आने लगी। वो औरत उसे गालियां निकाल रही थी। घुंघरू चुपचाप मेरे पास आ गया, कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया नीचे रेत पर ही। मेरे पूछने पर बस इतना सा बोला, साहब आपको नींद आ रही होगी, चलो आप सो जाओ, कल बताऊंगा मैं सारी स्टोरी।
रात वो सोया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं लगातार उसके नृत्य और उस औरत से झगड़े के बीच ही उलझा रहा। बस यूं ही सुबह हो गई। चाय पी और आगे के लिए वो कहने लगा, साहब कल देशनोक चलते हैं अपन। माता का मंदिर है वहां पर, माता का, और पूरी दुनिया में एक लो मंदिर है जटा पूरा मंदिर में ऊंदरा ही ऊंदरा सा, अरे वो कई कहवे साहब चूहा, हाँ अच्छा, और सफेद चूहा दिख जाए ना जिसको तो समझ लो उसके तो बस बाग ही खुल गए। जो भी उसको देख ले उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती। मैं उसकी इस बात को सुन आश्चर्य से देख रहा था। देशनोक करणी माता मंदिर जाने की इच्छा हो गई थी। मंदिर के पूरे रास्ते गुमसुम, कोई बात नहीं हुई। चुपचाप करणी माता के दर्शन किए और उसके गांव की ओर चल दिए। वो बोला, आप रात में साहब उस औरत से लड़ाई की बात पूछ रहे थे ना साहब? हाँ। वो खंजरी थी जो रात में गा रही थी। खंजरी नाम है उसका। बहुत ही अच्छा गाती है साहब, और मैं उसके गाने पे ही नाचूं। 2 साल हो गया साहब। बंसरी तो बाप तो चले गया, और उसके बाद तो बस मेरा नाचना ही बंद हो गया साहब। कैसे नाचता? कोई तान देने वाली नहीं साहब। बंसरी तान देती थी और मैं नाचता था। लेकिन जब से उसका बाप गया है, बंसरी ने गाना बंद कर दिया। अब वो नहीं गाती। और एक दिन फिर मैंने खंजरी को गाते सुना, और फिर तो बस साहब मेरे पैर अपने आप ही चलन लग गए। और जब तक वो गाती रही और मैं पागला की तरह बस नाचते रहियो, और कतरी देर नाचो मैंने ठा नहीं सा। बस वह मैंने देखती रही और मैं नाचते रहियो, बा गाती रही मैं नाचते रहियो। अच्छा। बस इस तरह हम नाचने गाने लग गए साथ साथ। कोई साल भर पहले ये कैमल फेस्टिवल था बीकानेर में, तो दोहरों में नाच रहे थे हम, और घने देसी विदेशी मेहमान भी आ गए, आते हैं। रात ढल गई थी साहब, और सब अपने अपने तंबू में जा घुसे, और बस खुला आसमान था, और मैं था और खंजरी थी। और फिर जानते हो साहब क्या किया खंजरी ने? क्या? दारू पिलानी शुरू कर दी मुझे साहब। अच्छा। मेरे से मना नहीं हुआ साहब, और मैं दारू पीता नहीं। पूरी जिंदगानी में पहली बार दारू पी, और वो खुले आसमान के नीचे दारू थी, और दारू पीने के बाद मैं था और खंजरी थी, और हम दोनों एक हो गए। और तब से तो मुझे यूँ लगता है साहब कि खंजरी नहीं तो मैं अधूरा। मैं बंसरी से भी मिलता हूँ बीच बीच में, पर वो खंजरी तो कहे कि नहीं, तू तो बंसरी को छोड़ दे और मेरे साथ ही रहे। साहब पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे, मैं नहीं छोड़ पाया बंसरी को, और खंजरी से दूर हो गया। पूरे 6 महीने बाद मिले थे कल, और फिर वही जिद, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं चुपचाप उसकी कहानी सुनता रहा। लग रहा था किसी फिल्म की कहानी है, इन तीनों के इस त्रिकोण में। मुझे चुप देखकर वो फिर बोला, साहब आप ही बताओ, मैंने कोई गलत काम किया खंजरी को छोड़ दिया तो? नहीं घुंगरू, तुमने ठीक ही किया था, पर ये तो बताओ तुम बंसरी को क्यों नहीं छोड़ पाए? अब साहब कहाँ खंजरी और कहाँ बंसरी। बंसरी होठों से लगती है तो मीठे सुर फूटते हैं, और खंजरी जब तक उस पर थाप नहीं पड़े वो बचती नहीं है। और एक बात और सोचो साहब, बंसरी का सुर तो मीठा लागे, मीठा, और खंजरी में वो बात नहीं साहब। खंजरी नाचन सारू बजाई जा सके, पर भगवान की आरती में तो बंसरी ही बाजे। और घुंघरू रो कही है साहब, इनकी तकदीर तो साहब थिरकने के लिए ही बनी है। हर बार टूटे, बिखरे, और फिर डोरा में बांधने, फिर पैर में बांध ले वहां। और घुंघरू तो साहब और तान पर ही थिरके, चाहे वो तान बंसरी की हो या खंजरी की हो। और मैं थिरके बिना नहीं रह सकूं, और थिरकण ही मेरो जीवन है साहब। मैं बीच में बंद भी किया इसको। मेरे पास जी घुटबा लागे घुंघरू खत्म होने लग गयो, तभी साहब मैं घर से भाग गया, और कहाँ कहाँ नहीं भटका साहब। और घुंघरू की तकदीर ही भटकन, टूटन, थिरकण यही तो है। और थिरकना रुक गया तो ये समझो घुंघरू खत्म।
मैं अब समझ गया हूँ साहब, खंजरी के साथ मारी बर्बादी ही है, भलो नहीं वैसे का मारो। और बंसरी मारी जोड़ायत तो पचे है, पहली पोत तो वाह घुंघरूरी तान है, इंद्री सांस है। जब भी तो साहब घुंघरू लौट लौट कर वापस बंसरी के पास ही आता है। साहब आप बुरा मत मानो, पर आप ही सोचो, बंसरी मने कदे दारू वास्ते नहीं कियो, पर वहाँ खंजरी मने दारू पीनो सिखायो और वो खोटो काम भी सिखा दियो। नहीं साहब नहीं, बस कल इसी बात पर लड़ाई हो गई हमारी। घुंघरू, तुम बंसरी को वापस लाने के लिए तैयार क्यों नहीं करते हो? साहब बात केवल मारा बाप रे हाथे ही मारी आवाज चलेगी। अरे अब आप ही बताए साहब, अरे मरोड़िया मिनक रे लारे कोई मर जावे के, पर आप बावली समझे नहीं। इसी तरह बातें करते करते ही हम लोग घुंघरू के गांव वापस पहुंच गए थे। आज उसके यहां पर रुके चौथा दिन था। मैंने वक्त की नजाकत समझ बंसरी से कहा, सुनो, हाँ साहब। घुंघरू बता रहा था तुम बहुत अच्छा गाती हो, जरा सुनाओ ना। नहीं सा, मुँह नहीं गाऊँ, ये तो बावली बातें करें। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भी गाया नहीं क्या? मेरे इतना कहते ही वो चुप हो गई। वहीं खड़ी खड़ी पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। मैं बोला, देखो तुम अच्छा गा सकती हो, और अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा गा सकती हो। तुम गाओगी तो घुंघरू के पैर चलेंगे। वो धीरे धीरे सुबकने लगी थी। कुछ नहीं बोली, बस उठी और चूल्हे के पास जाकर खाना परोसने लगी। वो हम दोनों के लिए 2 थालियां लेकर पास ही बिना बोले खड़ी हो गई। मैंने पहली बार उसके चेहरे की तरफ देखा। खंजरी की तुलना में कितनी ज्यादा सुंदर और शालीन वाकई बंसरी है। उसकी तरफ देख मैं विचारों में मग्न हो गया। वो धीरे से बोली, साहब खाणो खा लो। हाँ? खाणो खाए पछे आज बंसरी फेर्यो गासी सा। मेहमान भगवान वे, आप बड़ भागी मारे घरा पधारा। भगवान आई गयो, मैं भगवान ने नाराज नहीं कर सकूं सा। आप जीमो पछे मैं गाऊं सा। और फिर सचमुच खाना खत्म होते होते बंसरी की तान फूट पड़ी। ये थी कहानी घुंघरू। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे स्नेहा शर्मा, प्रकाश खत्री और LD व्यास। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता योगेश कानवा। ये लिटकन आर्ट और कल्चर वर्क्स की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें।